नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से हम नवीन राज्यों का उदय, हैदराबाद, अवध और बंगाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की। औरंगजेब के समय में ही दरबार में मुसलमान अमीरों के दो दल बन गए थे, एक विदेशी मुसलमानों का और दूसरा भारतीय मुसलमानों का। पठान और अफ़गान भारत में पिछले कई सदियों से रह रहे थे, हिंदुओं से अधिक घुल मिल गए थे और उनमें भारतीयता का अंश अधिक था। सैयद भाई इसी वर्ग के थे, परंतु इस वर्ग का विरोध मुग़ल, ईरानी, तुरानी आदि विदेशी मुसलमान करते थे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ये दोनों दल अधिक स्पष्ट रूप से एक दूसरे के विरोध में हो गए। इसके अतिरिक्त विभिन्न अमीर बादशाह को चुनने और वज़ीर के पद को प्राप्त करने के आधार पर भी विभाजित थे। मुग़ल दरबार की राजनीति में यह अंश बादशाह फ़र्रुखशेर के समय में सम्मिलित हुआ। फ़र्रुखशेर सैयद भाइयों की सहायता से बादशाह बना, जो भारतीय मुसलमान वर्ग के थे। इससे विदेशी मुसलमानों का वर्ग असंतुष्ट हुआ और उसने सैयद भाइयों के पतन में भाग लिया। परंतु सैयद भाइयों के पतन के पश्चात दरबार की गुटबंदियां समाप्त नहीं हुई, क्योंकि विदेशी मुसलमान भी एक गुट के नहीं थे। उनमें भी परस्पर प्रतिस्पर्धा थी। ऐसी स्थिति में एक योग्य बादशाह ही अमीरों की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगा सकता था। मोहम्मद शाह ऐसा बादशाह सिद्ध नहीं हुआ, जिसके कारण उसके समय में विभिन्न स्थानों पर प्राय स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ और मुग़ल साम्राज्य का विघटन आरंभ हुआ। इन्हीं में से एक राज्य था हैदराबाद का। मोहम्मद शाह के समय में चिन खान ने, जिसे निज़ाम उल मुल्क की उपाधि दी गई थी, 1724 ईस्वी में हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। चिन खान तुरानी दल का नेता था। उसे अपने समय का एक योग्य कूटनीतिज्ञ और सेनापति स्वीकार किया गया था। सैयद भाइयों के पतन के पश्चात वजीर का पद अमीन खान को दिया गया, परंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात 1722 ईस्वी में वजीर का पद निज़ाम उल मुल्क को दिया गया, जो उस समय दक्षिण भारत का सूबेदार था। उस समय निज़ाम उल मुल्क वृद्ध सरदारों में से एक था। वह दरबार की स्थिति से संतुष्ट नहीं था। बादशाह मोहम्मद शाह उसकी सलाह को मानने को तैयार ही नहीं था और दरबार के जवान सरदार उसके विचारों का मजाक उड़ाते थे। इससे असंतुष्ट होकर वह 1723 ईस्वी में चुपके से दक्षिण भारत की ओर चल दिया। मोहम्मद शाह ने दक्षिण भारत के तत्कालीन सूबेदार मुबारिज़ खान को निज़ाम उल मुल्क का सामना करने के आदेश दिए। निज़ाम उल मुल्क ने मराठों से एक समझौता किया और 1724 ईस्वी में एक युद्ध में मुबारिज़ खान को परास्त कर दिया। 1724 ईस्वी में सकूर खेड़ा के युद्ध में मुबारिज़ खान मारा गया। 1725 ईस्वी में उसने दक्षिण भारत के मुग़ल सूबों पर अधिकार कर लिया और हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया। उस समय से हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का निर्माण हुआ। वह नाम मात्र के लिए ही मुग़ल बादशाह के अधीन रहा। बादशाह मोहम्मद शाह ने उस स्थिति से समझौता कर लिया और निज़ाम उल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दी। इसके बाद 1748 ईस्वी में निज़ाम की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवध के स्वतंत्र राज्य की। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना ईरानी दल के नेता मीर मोहम्मद अमीन सादत खान बुरहान उल मुल्क ने की थी। सादत खान ने सैयद भाइयों के पतन में भाग लिया। इसके उपलक्ष्य में उसे ऊंचा मनसब और आगरा की सूबेदारी प्रदान की गई।
इस प्रकार से 1720 ईस्वी से 1722 ईस्वी तक उसने आगरा के सूबेदार के पद पर कार्य किया, परंतु बादशाह मोहम्मद शाह अधिक समय सादत खान से संतुष्ट न रह सका और उसे दरबार से हटाने की मंशा से अवध का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1722 ईस्वी में सादत खान अवध का सूबेदार नियुक्त हुआ। उसी समय से उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक मान लिया। वह केवल नाम मात्र के लिए ही मुगल बादशाह के स्वामित्व को स्वीकार करता रहा। उसने अपने भतीजे और दामाद सफदर जंग को अपनी तरफ से अवध का सह सूबेदार नियुक्त किया और स्वतंत्रता पूर्वक मुगल दरबार की राजनीति में भी भाग लेता रहा। 1723 ईस्वी में सादत खान ने नई राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। सादत खान ने उत्तर भारत में मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने का भी प्रयत्न किया, यद्यपि वह उसमें अधिक सफल नहीं हो सका। नादिर शाह के आक्रमण के अवसर पर उसे मुगल बादशाह के अपमान के लिए उत्तरदायी ठहरा गया, क्योंकि उसने नादिर शाह को दिल्ली पर अधिकार करने की सलाह दी थी, परंतु बाद में लज्जावश 1739 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली। सादत खान की मृत्यु के बाद सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खान के भतीजे एवं दामाद सफदर जंग को अवध की नवाबी प्रदान की। इसके उत्तराधिकारी सफदर जंग ने वस्तुतः मुगल बादशाह की नाम मात्र की सत्ता को भी स्वीकार नहीं किया। 1748 ईस्वी में मुगल सम्राट द्वारा इसे अपना वजीर बनाया गया और साथ में इलाहाबाद का प्रांत दिया गया। उसने मराठों के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ी जिसमें हिंदू और मुसलमानों को बराबर महत्व दिया गया। उसने अपनी सरकार में महाराज नवाब राय को उच्च पद प्रदान किया। 1754 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद शुजा-उद-दौला अवध का नवाब एवं सम्राट का वजीर बना, जिसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। उसने 1774 ईस्वी में रुहेलों को परास्त करके रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। 1775 ईस्वी में उसकी भी मृत्यु हो गई। शुजा-उद-दौला के बाद आसफ-उद-दौला अवध का शासक हुआ, जिसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। 1819 ईस्वी में इस वंश के 7वें शासक सादत खान ने अवध के राजा की उपाधि धारण की। अवध के स्वतंत्र शासकों की कड़ी का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। तो इस तरीके से हमने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना से लेके 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन करने तक का अध्ययन किया। आगे हम बात करते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के स्वतंत्र राज्यों की। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय बहादुर शाह का पुत्र अजीम उस शान बंगाल का सूबेदार था, परंतु क्योंकि वह दरबार में रहता था, इस कारण बंगाल का शासन दीवान और नाइब निज़ाम मुर्शिद कुली खान करता था। फर्रुखशेर ने बादशाह बनने पर मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और 1719 ईस्वी में उड़ीसा को भी इसकी सूबेदारी में सम्मिलित कर दिया। उसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। मुर्शिद कुली खान एक योग्य शासन प्रबंधक था, जिससे उसके समय में इन सूबों की शक्ति और समृद्धि में भी वृद्धि हुई। 1727 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दामाद शुजा-उद-दौला असद खान को इन सूबों की सूबेदारी प्राप्त हुई। 1733 ईस्वी में बिहार को भी इन दो सूबों के साथ सम्मिलित कर दिया गया। उसकी मृत्यु के पश्चात 1739 ईस्वी में ये तीनों सूबे उसके पुत्र सरफराज खान को प्राप्त हुए। सरफराज खान अयोग्य सिद्ध हुआ। बिहार के नाइब सूबेदार अली वर्दी खान ने 1740 ईस्वी में उस पर आक्रमण किया और उसे युद्ध में परास्त कर दिया। उस समय में
अली वर्दी खान बंगाल, बिहार और उड़ीसा का स्वामी बन गया। बादशाह मोहम्मद शाह इन सूबों में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं था, इस कारण उसने वस्तु स्थिति से समझौता कर लिया और अली वर्दी खान को इन तीनों सूबों का सूबेदार स्वीकार कर लिया। परंतु उस समय से ये सूबे वस्तुतः स्वतंत्र हो गए। अली वर्दी खान केवल नाम मात्र के लिए मुगल बादशाह के आधिपत्य को स्वीकार करता था। तो इस तरीके से इस व्याख्यान के माध्यम से हमने हैदराबाद, अवध, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवोदित स्वतंत्र राज्यों के शासन के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।